वेलकम स्टूडेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए बीएसए के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो एडमिशन और कन्फेशन से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की धारा 22 और 23 में कन्फेशन के संबंध में और 15 से लेकर 21 में एडमिशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अक्सर बच्चों का यह कंफ्यूजन रहता है कि सर एडमिशन क्या होता है और कन्फेशन क्या होता है। तो इसी प्रश्न को लेकर आज आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं कि एडमिशन और कन्फेशन में कैसे हम अंतर करेंगे, एडमिशन और कन्फेशन को हम कैसे समझेंगे, दोनों में क्या संबंध है। तो स्वीकृति, एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन को हम स्वीकृति कहते हैं, स्वीकृतियां, और ये संस्वीकृतियां। एडमिशन के संबंध में अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो धारा 17 से 23 तक में प्रावधान था और यही अब बीएसए की धारा 15 से 21 तक में प्रावधान किया गया है। कन्फेशन के संबंध में अगर हम इंडियन एविडेंस में देखें तो धारा 24 से 29 या 30 कह सकते हैं। अगर हम को एक्यूज की भी बात करें तो धारा 30 तक, और बीएसए की धारा 22 में प्रावधान किया गया है। तो अभी हमें यह देखना होगा कि एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है। अक्सर ये आपसे क्वेश्चन पीटी में, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ऑल द कन्फेशन और एडमिशन बट ऑल द एडमिशन और नॉट कन्फेशन। सभी संस्वीकृतियां स्वीकृतियां हैं और सभी स्वीकृतियां संस्वीकृतियां नहीं हैं। इसमें से कौन से कथन सही है ये देगा। या यह भी कह सकता है कि स्वीकृति जाति है तो संस्वीकृति उसकी उपजाति। अब इसमें हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे? पहले कि अभी हम देखेंगे कि एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, लेकिन दोनों में संबंध क्या है। तो इसको हम इस एक चार्ट से समझ सकते हैं, डायग्राम से, कि अगर ये डायग्राम हम देखें तो ये पार्ट स्टेटमेंट है, ये वाला पार्ट आपका एडमिशन है और यह कन्फेशन है। यानी हम देख रहे हैं कि इनमें क्या संबंध है। यह एक दूसरे के साथ ही संबंध रखते हैं, लेकिन इनमें अंतर भी है। कैसे? जैसे ये जो बड़ा सर्किल है वह स्टेटमेंट का है, तो सारे जो स्वीकृति है, एडमिशन है या कन्फेशन है, यह एक तरह से स्टेटमेंट ही है। लेकिन सारे स्टेटमेंट हम एडमिशन और कन्फेशन नहीं मानेंगे। यानी यह कह रहा है कि सारी स्वीकृतियां क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है, लेकिन सारा स्टेटमेंट एडमिशन नहीं है, सभी स्टेटमेंट एडमिशन नहीं है। उसी तरीके से सारे कन्फेशन एडमिशन है, लेकिन सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं है। एडमिशन सभी स्वीकृतियां स्वीकृतियां हैं, लेकिन सभी स्वीकृतियां संस्वीकृति नहीं है। आप देख रहे हो कि ये जो बड़ा सर्किल है वह स्टेटमेंट का है, तो सारे एडमिशन और कन्फेशन स्टेटमेंट तो हैं, लेकिन ये वाले पार्ट जो स्टेटमेंट के हैं वही एडमिशन होंगे, बाकी ये वाले पार्ट एडमिशन नहीं होंगे, केवल यही एडमिशन होगा। उसी तरीके से सारे, चूंकि एडमिशन में ही कन्फेशन है, तो सारे एडमिशन कन्फेशन है, लेकिन सारे कन्फेशन यानी सारे जो कन्फेशन है वह एडमिशन है, लेकिन सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं है। तो इस तरीके से कि कन्फेशन में शामिल होता है लेकिन एडमिशन में कन्फेशन शामिल नहीं होता है। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वीकृति जाति है और संस्वीकृति उसकी उपजाति। ये क्वेश्चन आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। अब प्रश्न है कि हमने समझ लिया कि सारे एडमिशन
कथन हैं, लेकिन सारे कथन एडमिशन नहीं है। सारे कन्फेशन एडमिशन हैं, लेकिन सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं है। तो ये एडमिशन और कन्फेशन होता क्या है? अब हम इनको अलग अलग सेक्शन में और न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से हम समझेंगे कि एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है। जैसे हम पहले एडमिशन को देखते हैं। स्वीकृति का अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करें, अगर मीनिंग करें, तो इसका होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, किसी तथ्य को स्वीकार करना ही स्वीकृति है। किसी तथ्य को एक्नॉलेजमेंट करना, स्वीकार करना ही क्या है? स्वीकृति है, किसी तथ्य को। लेकिन जो धारा 15 से लेकर 20, धारा 15 से लेकर और 18 तक में बताया गया है कि धारा 15 से 18 तक में बताया गया है कि किसी भी तथ्य को स्वीकार करना एडमिशन तो है, लेकिन हमारा जो बीएसए है, ये धारा है, कह रहा कि किसी ऐसे तथ्य को स्वीकार करना नहीं, बल्कि किस तथ्य को स्वीकार करना? तो कहा कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य। केवल विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य को स्वीकार करना क्या है? अभी क्लियर नहीं हुआ कि केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को स्वीकार करना ही क्या है? एडमिशन है। यानी अगर ए कह रहा है, ए ने बी से ऋण लिया, ए ने बी से ऋण लिया, तो अगर ए यह स्वीकार कर रहा है क्या कि हां, मैं स्वीकार कर रहा है कि मैं ए बी का ऋणी हूं, अब यह क्या है? यह एक एडमिशन है। और अगर यह विवादक तथ्य है, विवादक तथ्य का मतलब अगर ए ने बी से अपना ऋण मांगा, वाद दाखिल किया, और अब ए ने तथ्य को सी से स्वीकार किया क्या कि मैं ए का ऋणी हूं, मैं बी का ऋणी हूं, तो फिर यह क्या हो गया? यह एडमिशन हो गया, क्योंकि यह अब इन लोगों के बीच ऋण को लेकर क्या हो गया है? विवाद हो गया है। विवाद है कोर्ट में, हमारा ऋण दीजिए। अब यह तथ्य स्वीकार करना जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से संबंधित है या इंगित अनुमानों का समर्थन करता है, इंगित अनुमान का समर्थन करता है। तो एडमिशन क्या हुआ? एडमिशन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य जो इनके अनुमानों का समर्थन करता है, क्या है? स्वीकृति है। अब ये कहा कि आप देख रहे हो, तो स्वीकृत क्या हुआ? स्वीकृत एक तरीके से अपने हित के विरुद्ध किया गया कथन है। अपने हित के विरुद्ध, यानी हम स्वीकृत को स्वीकार करने का आधार क्या है? स्वीकृति को ग्राह्य करने का आधार क्यों एडमिशन को स्वीकार किया जा रहा है? कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कोई कथन क्यों स्वीकार करेगा? तो स्वीकृत कह रहा है, इसके 4 कारण बताए गए कि कोई भी व्यक्ति स्वीकृत करता है तो वह ग्राह्य क्यों होती है। तो कहा कि स्वीकृतिकर्ता हित के विरुद्ध होता है, हित के विरुद्ध किया गया कथन है, ठीक है, किया गया कथन है। दूसरा, स्वीकृति विरोधात्मक कथन है, धात्मक के रूप में होता है। तीसरा, स्वीकृति सत्य कथन के रूप में होता है। और चौथा, कि स्वीकृति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी स्वीकृति को ग्राह्य करने का आधार क्या है? कि स्वीकृति स्वीकृतकर्ता के हित के विरुद्ध है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि अगर ए और बी के बीच ऋण को लेकर विवाद है, अब ए ये कहेगा, विवाद कब होता है किसी बिंदु पर? जब ए किसी तथ्य को इनकार करे और बी किसी तथ्य को स्वीकार करे। यानी कहे कि बी कह रहा है कि ए ने ऋण लिया है मेरा, ए कह रहा है कि मैंने ऋण नहीं लिया। अब विवाद हुआ, यानी इसको एक
एक्सेप्ट कर रहा है, एक डिनाई कर रहा है कि मैंने ऋण नहीं लिया। लेकिन अगर ए किसी से कहे या कहीं लिखे तो वह क्या होगा, वह एडमिशन होगा, क्योंकि वह उसके हित के विरुद्ध है। अगर वह स्वीकार कर रहा है कि मैंने बी का ऋण लिया है तो यह क्या हो गया, अपने हित के विरुद्ध कथन कह रहा है। यहां वह इनकार कर रहा था कि हमने ऋण नहीं लिया है, इनकार कर रहा था, और यहां वह किसी व्यक्ति से स्वीकार कर रहा है कि मैं बी का ऋणी हूं, तो यह अपने हित के विरुद्ध कह रहा है और यह विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से संबंधित है या इंगित अनुमानों का समर्थन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडमिशन होगा। अब तो एडमिशन को ग्राह्य करने का जो मुख्य आधार है उसका यह है कि स्वीकृति क्या हुई, स्वीकृति स्वीकृतकर्ता के हित के विरुद्ध हुई। स्वीकृति विरोधात्मक कथन के साक्ष्य के रूप में होता है, स्वीकृति सत्य कथन के रूप में होता है, स्वीकृति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इन चार आधारों के वजह से ही स्वीकृति को साक्ष्य में ग्राह्य किया गया। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध तभी कोई कथन करेगा जब वह सत्य हो, जब वह सत्य है तभी कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कथन करेगा, अन्यथा वह कथन नहीं करेगा। तो ये स्वीकृति को स्वीकार करने का आधार बताया। लेकिन अगर हम धारा 15 बीएसए की पढ़ेंगे तो यह और क्लियर होगा क्या, कि स्वीकृति कैसे की जाएगी, स्वीकृति कौन करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा। तो इसके लिए हमें धारा 15 देखना होगा। चूंकि यह ध्यान रखना है कि स्वीकृति क्या होती है, हमेशा स्वीकृति हमेशा सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है। इसको कह सकते हैं सेल्फ हार्मिंग एडमिशन या स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है, सेल्फ हार्मिंग एक्नॉलेजमेंट कथन होता है, स्वीकार होता है जो अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने हित के विरुद्ध होता है। तो यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वीकृति किसी तथ्य को स्वीकार करना है तो यहां जो तथ्य है वह तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से संबंधित होना चाहिए और वह सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए। जो स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला कथन है वही क्या होगा, एडमिशन होगा। अब एडमिशन को अगर हम देखें कि एडमिशन कौन कर सकता है, एडमिशन कौन करेगा, एडमिशन के क्या कितने प्रकार से होते हैं, एडमिशन किन परिस्थितियों में किया जाएगा, तो इसके लिए हमें धारा 15 यानी धारा 15 देखना होगा। क्या कि इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, इसमें विभिन्न धाराओं का उल्लेख करेंगे, धारा 15 से लेकर धारा 18 तक। क्या कि स्वीकृति कैसे होगा, तो धारा 15 में कह रहा है कि स्वीकृति कथन के रूप में होगा और यह कथन क्या होगा, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अनुमान इंगित करेगा, अनुमान इंगित। तीसरा, स्वीकृति कौन करेगा, तो कहा कौन करेगा स्वीकृति और कौन करेगा, यानी इसका मतलब कि बाद के पक्षकार करेंगे, बाद के पक्षकार, पक्षकार के अभिकर्ता, ऐसे आप चार्ट बना लोगे, पक्षकार के अभिकर्ता, पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधि, पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति, और अगला कह रहा है कि सांप्रतिक हित रखने वाला व्यक्ति, सांप्रतिक हित रखने वाला व्यक्ति। तो यह क्या होगा, यह स्वीकृत करेंगे, कौन करेगा, तो बाद के पक्षकार। यानी स्वीकृति का इसको बड़ा है कन्फेशन से। जब हम अभी कन्फेशन और स्वीकृति में अंतर देखेंगे तो यह होगा कि कन्फेशन केवल अभियुक्त करेगा, लेकिन स्वीकृति बाद के पक्षकार, पक्षकारों के अभिकर्ता, बाद के पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधि, पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति और संपत्ति सांप्रतिक हित रखने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। और अगला कह रहा है कि वर्णित परिस्थितियों में, वर्णित परिस्थिति यानी ये लोग जो कर रहे हैं उसके लिए विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है कि वह वर्णित परिस्थितियों में किया गया हो। हम देखेंगे कि वर्णित परिस्थितियां क्या हैं। वर्णित परिस्थितियां मतलब जो परिस्थितियां अधिनियम ने बताया है
कि यह जो व्यक्ति है, बाद के पक्षकारों के अभिकर्ता, विधिक प्रतिनिधि, पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति और सांप्रतिक हित रखने वाला व्यक्ति, तो ये जो है ये धारा 16 में दिए गए हैं। धारा 16 और ये भी धारा 16 में बताया गया है 16 के तहत, और 18 में कि वाणिज्यिक परिस्थितियां क्या होंगी। तो ये व्यक्ति एडमिशन करेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां अधिनियम में दी गई हैं उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए अगर यह एडमिशन करते हैं तो वह एडमिशन बाद के पक्षकारों के विरुद्ध भी क्या होगा, सुसंगत होगा। भले ही बाद के पक्षकारों के अभिकर्ता ने कहा है, पक्षकार के विधिक प्रतिनिधियों ने कहा है, पूर्विक हित रखने वाले व्यक्ति जिससे बाद के पक्षकार अपना हित प्राप्त करते हैं उस संपत्ति में, उसने कहा है, और सांप्रतिक हित रखने वाले व्यक्तियों ने कहा है। अब वाणिज्यिक परिस्थितियां क्या होंगी? अगर हम वाणिज्यिक परिस्थितियों की बात करें तो वाणिज्यिक परिस्थितियां जैसे बताया कि वाणिज्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत क्या आएगा, तो कहा कि अभिकर्ता अगर कर्ता स्वीकृत कर रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पहला कि अभिकर्ता की हैसियत में किया हो, अभिकर्ता की हैसियत में। दूसरा, नियोजन के अनुक्रम में होना चाहिए, यही वाणिज्यिक परिस्थितियां हो हैं, नियोजन के अनुक्रम में ये कहा। दूसरा कि विधिक प्रतिनिधि कब कह रहा है, तो कहा कि जब वह विधिक प्रतिनिधि हो, यानी जब विधिक प्रतिनिधि, अभी हम देखेंगे कि विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं, कि जब वह विधिक प्रतिनिधि की हैसियत रखता है, विधिक प्रतिनिधि की हैसियत रखता है। अगला कह रहा है, और अगली वाणिज्यिक परिस्थितियां क्या हैं? कौन? जो पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति, पूर्विक हित, जो पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति स्वीकृति तब किया हो जब वह स्वयं उस संपत्ति पर हित रखता हो, ये वाणिज्यिक परिस्थितियां हैं, पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति। अब अगर हम देखें इन्हीं चार्ट को अगर आप समझ लिए तो फिर एडमिशन को समझना आसान होगा। अब यह कह रहा है कि कथन कैसा होना चाहिए, तो कथन में धारा 15 बताती है कि कथन मौखिक भी हो सकता है, दस्तावेज के तौर पे भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। यानी यह जो एडमिशन हो रहा है, जो अपने हित के विरुद्ध कथन हो रहा है, वह एडमिशन है। अब यह एडमिशन कैसे होगा? मौखिक भी हो सकता है, दस्तावेजी भी हो सकता है, उसको हम अगर कहीं लिखते हैं वह भी होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हो सकता है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जब विवाद उत्पन्न हो गया है तभी एडमिशन हो। एडमिशन विवाद उत्पन्न होने से पहले भी हो सकता है और विवाद होने के दौरान भी हो सकता है। बात को समझिए। जैसे अगर मान लो कि ए ने बी से 5,000 रुपए ऋण लिया, ए ने बी से 5,000 रुपए ऋण लिया, तो ए क्या है? ए ऋणी है और बी ऋणदाता है, इसने ऋण दिया है। अब ए बी का ऋण नहीं लौटा रहा है तो विवाद उत्पन्न होगा। अब बी जो है इसके विरुद्ध मुकदमा दाखिल कर दिया, कोर्ट में बात दाखिल कर दिया कि हमारा ऋण वापस करो। अब इस वाद के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो अपने हित के विरुद्ध है, या कोई स्टेटमेंट लिख रहा है किसी दस्तावेज में, किसी डायरी में, किसी कागज पे कोई लिख रहा है, तो भी क्या होगा? वह एडमिशन होगा। तो एडमिशन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कथन विवाद के दौरान ही की जाए, यानी कथन यानी स्वीकृति विवाद उत्पन्न होने से, विवादक तथ्य के संबंध में विवाद उत्पन्न होने से पहले भी हो सकता है, विवाद के उत्पन्न होने के पहले भी किया जा सकता है। जैसे ऋण लिया, ऋण लेने के बाद अगर इसने किसी से कहा है कि मैं बी का ऋणी हूं, सी से कहा है, या किसी डायरी में, किसी दस्तावेज में लिखा है, किसी पुस्तक में या किसी भी डायरी में जो भी है, किसी पेपर पे लिखा है, तो वह क्या होगा? वह एडमिशन होगा। तो
एडमिशन के लिए यह आवश्यक है कि जो विवादक तथ्य है उससे पहले भी कथन हो सकता है और विवादक के उत्पन्न होने के दौरान भी कथन होगा, तो वह क्या होगा? एडमिशन होगा। अब ध्यान रखना यह भी जरूरी है कि एडमिशन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो भी कथन किया जाए वह किसी व्यक्ति से किया जाए। अगर आप किसी डायरी में लिख देते हैं तो वह डायरी में लिखा गया कथन जो आपके हित के विरुद्ध है, जो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से संबंधित है, तो क्या होगा? वह भी एडमिशन मान लिया जाएगा। जैसे यहां अगर यह ए किसी दस्तावेज में, किसी डायरी में, किसी पुस्तक में, कहीं भी रजिस्टर में अगर यह लिखता है कि मैं बी का ऋणी हूं, तो भी यह ए के खिलाफ क्या होगा? एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि वह हित के विरुद्ध है। दूसरी चीज, अगर वह किसी से कहता है तो भी एडमिशन है। तो लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एडमिशन हमेशा किसी व्यक्ति से ही की जाए। अगर एडमिशन अकेले में भी हो रहा है, अकेले में भी कोई व्यक्ति बड़बड़ा रहा है, तो भी वह एडमिशन है अगर कोई व्यक्ति सुन लेता है। यानी हमारे कहने का मतलब कि एडमिशन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह किसी व्यक्ति के समक्ष ही किया जाए। अगर आप यह नहीं जान रहे हो कि कोई व्यक्ति है या मेरी बात को सुन लेगा, तब भी अगर आप बड़बड़ा रहे हो, कथन कर रहे हो, तब भी वह क्या होगा? एडमिशन मान लिया जाएगा। अगर कोई उसको सुन लेता है, वह साक्ष्य के तौर पे आएगा एडमिशन में। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि अगर आप मेल कर रहे हो किसी को बताने के लिए, सी को बताने के लिए, अगर ए मेल कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, अगर यह टेक्स्ट मेल उसके तक पहुंच गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन है। लेकिन अगर वह पहुंचा नहीं, ड्राफ्ट में रुक गया, वह भी एडमिशन हो जाएगा। अगर ड्राफ्ट में वह मौजूद है तो साक्ष्य में उस ड्राफ्ट में आ गया है, जो मेल सेंड नहीं हुआ है, तब भी क्या होगा? वह एडमिशन मान लिया जाएगा। क्योंकि एडमिशन के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, एडमिशन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एडमिशन किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। हां, अगर वह नहीं भी पहुंचता है तब भी वह क्या होगा? एडमिशन माना जाएगा। तो एडमिशन क्या हुआ? यह मौखिक रूप से हो सकता है, दस्तावेजी रूप से हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सकता है। यह मोड है कि हम एडमिशन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो धारा 15 में 3 तरीके बताए गए, मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक। यह भी आवश्यक नहीं है कि यह एडमिशन बाद की कार्रवाइयों के दौरान ही हो, विवादक तथ्य उत्पन्न होने के दौरान ही हो, बल्कि यह आवश्यक है कि यह कभी भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है और पश्चात भी हो सकता है। लेकिन आवश्यक है कि वह विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से संबंधित हो। तो यह एडमिशन हुआ, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से संबंधित है, अनुमान इंगित कर रहा है, इसका दायित्व निर्धारण हो जाएगा। तो अब यह कहा कि यह एडमिशन इस तरीके का होगा। दूसरी चीज कि एडमिशन कौन कर सकता है? सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्वयं करेगा कथन, तभी वह कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। कोई भी व्यक्ति मेरे बिहाफ पे कथन अगर कर रहा है तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे कथन हैं जहां एक व्यक्ति कथन कर रहा है, अगर उसके बिहाफ पे भी कोई दूसरा व्यक्ति कथन कर रहा है तो वह कथन ग्राह्य होगा, जैसे एडमिशन में होता है। बाद के पक्षकार तो कह ही रहे हैं, यानी वादी और प्रतिवादी ने अपने हित के विरुद्ध कोई कथन किया तो वह एडमिशन है। जैसे सपोज करो कि अगर बी जो है ऋणदाता है और बी कहता है कि मैंने कभी ऋण दिया ही नहीं, मैं तो बस ए को परेशान करने के लिए मुकदमा दाखिल किया हूं। अब यह कथन इसके हित के विरुद्ध है, तो जब हित के विरुद्ध है तो यह भी एडमिशन हो जाएगा। बाद के दोनों पक्षकार एडमिशन कर सकते हैं। बाद के दोनों पक्षकार अगर अपने हित के विरुद्ध विरोधात्मक कथन करते हैं तो वह उनके विरुद्ध एडमिशन होगा। लेकिन इस एडमिशन को साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? यह भी प्रश्न आ रहा है कि अगर यह एडमिशन ए ने सी से किया कि मैं ऋणी हूं, अब इसको साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? तो इसको साबित करने के भार ए के ऊपर होगा, विरोधी पक्षकार के ऊपर होगा।
यह इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन को साबित करने का भार विरोधी पक्षकार पर होता है, लेकिन कौन से एडमिशन? जो न्यायालय के बाहर किए जाएं। और इसको साबित करने का, इसको जो है बीएसए की धारा 106 में बताया गया है कि सबूत का भार किस पर होगा? सबूत का भार बी पर होगा। बी को साबित करना होगा कोर्ट के सामने कि ए ने सी से एडमिशन किया है अपने हित के विरुद्ध। तो यह एडमिशन है। यानी एडमिशन क्या हुआ? एडमिशन सेल्फ फॉर्मिक एक्नॉलेजमेंट है। जो अपने हित के विरुद्ध किया जा रहा है वह एडमिशन है। जो विरोधात्मक किया जा रहा है स्टेटमेंट, वह एडमिशन है। और कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध तब कहेगा जब वह क्या है? सत्य है। तो वह क्या है? एडमिशन हो गया। अब कह रहा है कि बाद के पक्षकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद के दोनों पक्षकार एडमिशन कर सकते हैं अपने हित के विरुद्ध। दूसरा, बाद के पक्षकार के अभिकर्ता, यह धारा 16 बताती है कि कौन एडमिशन कर सकता है। तो बाद के पक्षकार कर सकते हैं, पक्षकारों के अभिकर्ता कर सकते हैं। पक्षकारों के अभिकर्ता, अगर पक्षकार ने एडमिशन के लिए किसी को प्राधिकृत किया है तो वह अभिकर्ता, वह एजेंट क्या होगा? उसके बिहाफ पे एडमिशन करेगा तो वह बाद के पक्षकारों के विरुद्ध भी सुसंगत होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि क्यू फैसिट एनियम फैसिट पर सी, कोई भी व्यक्ति अपने, यानी कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए किसी को नियोजित कर रहा है तो यह माना जाएगा कि वह कार्य स्वयं उसी ने किया है। यह लैटिन मैक्सिम है कि अगर अभिकर्ता को बाद के पक्षकारों ने नियोजित किया है किसके लिए? कि आप हमारे बिहाफ पे हमारे लिए एडमिशन करोगे, हमारे लिए कोई कथन स्वीकार करोगे, तो वह कथन हमारे खिलाफ भी यूज किया जाएगा। तो वह अभिकर्ता भी ऐसा कर सकता है। दूसरी चीज, पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि। पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि कौन है? तो इसके संबंध में बताया कि पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत कौन आएगा? तो कहा कि इसके अंतर्गत न्यासी आएगा, रिसीवर आएगा, संरक्षक आएगा, संरक्षक, न्यासी, निष्पादक। जो न्यायालय जिसको नियुक्त कर रहा है उस प्रॉपर्टी के देखरेख करने के लिए, जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, तो वह अगर रिसीवर कोई एडमिशन कर रहा है तो, और वह एडमिशन पक्षकार के हित के विरुद्ध है, पक्षकार के विरोधात्मक है, तो वह भी एडमिशन स्वीकार्य होगा अगर ऐसा न्यासी, रिसीवर, संरक्षक और निष्पादक कर रहा है। दूसरा एक आता है एडमिशन पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति। पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति अगर एडमिशन कर रहा है, अब ये पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो कहा कि पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति वह होगा जिस व्यक्ति से बाद के पक्षकार ने उस संपत्ति में अपना हित प्राप्त किया है। सपोज करो कि अगर एक्स प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति, अगर ये इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, अगर एक्स प्रॉपर्टी को लेकर ए और बी के बीच कोई विवाद है, क्या विवाद होगा? कि यह प्रॉपर्टी मेरी है, या कहेगा यह प्रॉपर्टी मेरी है, इसको लेकर अगर विवाद है, तो अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई स्टेटमेंट इसके फादर ने कब किया है? जब इस फादर का इस प्रॉपर्टी में हित था। जैसे सपोज करो कि यह प्रॉपर्टी पहले फादर के पास थी और फादर ने उस समय, जिस समय यह प्रॉपर्टी उसके पास थी, उस समय अगर यह कहा है कि यह मेरी संपत्ति नहीं है, अगर इसने, फादर ने कहा है कि यह मेरी संपत्ति नहीं है, और ये बाद का जो पक्षकार है ए उत्तराधिकार में यह प्रॉपर्टी पाया है, या फादर ने इसको प्रॉपर्टी पार्टीशन के संबंध के समय दे दिया है, तो अब यह जो पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति है, अगर इसने यह कथन किया है कि यह प्रॉपर्टी मेरी नहीं है और इसी को लेकर विवाद है, यह कह रहा मेरी प्रॉपर्टी है और यह कह रहा मेरी प्रॉपर्टी है, और फादर से ही यह प्रॉपर्टी उसके पुत्र में आई है, उसके सन में आई है, तो सन के खिलाफ इसके फादर का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एडमिशन मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति है, और पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति, इससे पहले हित रखने वाला व्यक्ति उसका फादर है, और फादर ने कोई स्टेटमेंट दिया है इस प्रॉपर्टी के संबंध में जो विवादित है, विवाद है, विवाद का कारण है,
तो वह अपने अगर उस प्रॉपर्टी के हित के विरुद्ध अगर स्टेटमेंट दिया है तो इस व्यक्ति के खिलाफ जो बाद का पक्षकार है उसके खिलाफ भी क्या होगा, स्वीकृति होगी। लेकिन यह हमने अभी देखेंगे कि वर्णित परिस्थितियों में किया हो। वर्णित परिस्थितियां क्या है? वर्णित परिस्थितियां हमने जब बताया कि यह अभिकर्ता कब किया हो, जब अभिकर्ता की हैसियत में किया हो और नियोजन के अनुक्रम में किया हो तभी होगा। दूसरा कि जब विधिक प्रतिनिधि, ये लोग विधिक प्रतिनिधि हैं, ये कब, जब वो न्यासी हो, संरक्षक हो, रिसीवर हो, निष्पादक हो, उस कार्रवाई के दौरान। ऐसा नहीं कि कार्रवाई समाप्त हो गई अब वह रिसीवर नहीं रहा। रिसीवर आप समझ रहे हो कि डीएम या कलेक्टर रिसीवर हो सकता है अगर वह प्रॉपर्टी है जो विवादित है, जिससे शांति भंग होने की आशंका है, तो कोर्ट एक रिसीवर नियुक्त करेगा इस प्रॉपर्टी के संरक्षक के लिए, इस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए। अब यह रिसीवर अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो वह बाद के पक्षकार के विरुद्ध भी क्या होगा, सुसंगत होगा। लेकिन अगर कोर्ट ने इस रिसीवर को हटा दिया और वह रिसीवर अब रिसीवर नहीं रहा और उसके बाद कोई स्टेटमेंट देता है तो फिर वह स्टेटमेंट इनके खिलाफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह वर्णित परिस्थितियां नहीं है। जैसे अगर फादर स्टेटमेंट तब दिया जब यह प्रॉपर्टी ए के पास आ गई तो फिर ए के खिलाफ वह यूज नहीं होगा, क्योंकि यह प्रॉपर्टी पर अपना हित उसके फादर ने छोड़ दिया है। कथन कब होना चाहिए? कथन तब होना चाहिए जब पूर्विक हित इस प्रॉपर्टी पे अपना हित रखता हो। अब यहां अगर वह अपना हित छोड़ देगा तो फिर वह स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा ए के खिलाफ, तो यह जरूरी है। उसी तरीके से ये वर्णित परिस्थितियों में कहा कि पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति तब किया हो जब उस समय जब वह प्रॉपर्टी उसके पास हो तब किया हो। और अगर हम ये चौथा देखें कि सांपत्तिक संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति, संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति भी अगर कोई कथन करता है, जैसे संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति कौन होगा? क्रेता और विक्रेता, क्रेता एवं विक्रेता संपत्ति में हित रख रहे हैं। पट्टाकर्ता और पट्टेदार एवं पट्टेदार अगर कोई हित रख रहे हैं तो इस दशा में संपत्ति में या संयुक्त स्वामी ओनर है, संयुक्त स्वामी में से अगर कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है तो वह भी क्या होगा, उस पक्षकार के विरुद्ध सुसंगत होगा। जैसे मान लो कि यह प्रॉपर्टी जो है उस पर इनके जो 3 भाई हैं या 2 भाई है, यानी सी भी है इसका भाई, और विवाद क्या है, या दोनों इस पर को ओनर हैं, सहस्वामी हैं, और इस सहस्वामी में से अगर सी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वह स्टेटमेंट ए के खिलाफ भी क्या होगा, एडमिशन माना जाएगा, सांपत्तिक हित रखने वाला व्यक्ति। लेकिन यह कब जरूरी है? जब सांपत्तिक हित हो, यानी संपत्ति पर संयुक्त हित रखता हो। अगर हित समाप्त हो गया है इसका, अगर सी का हित इस प्रॉपर्टी में नहीं है तो फिर यह स्टेटमेंट ए के खिलाफ एडमिशन नहीं होगा। तो ये धारा 15 और 16 में बताया गया है कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कौन करेगा और एडमिशन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि एडमिशन क्या है। एडमिशन सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, अपने हित के विरुद्ध किया गया क्या है, कथन है, अपने हित के विरुद्ध विरोधात्मक कथन है, और इसलिए क्या है, वह सुसंगत है और वह साक्ष्य में ग्राह्य है उस व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और यह कथन मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी रूप में हो सकता है, और यह कथन बाद के पक्षकारों के अभिकर्ता और विधिक प्रतिनिधि, पूर्विक हित रखने वाला व्यक्ति, संपत्ति में हित रखने वाला व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो एडमिशन के तौर पे है, तो वह सुसंगत होगा और बाद के कार्रवाई, बाद के पक्षकार के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यह प्रयोग इसको साबित करने का भार विरोधी पक्षकार पर होगा कि विरोधी पक्षकार कोर्ट को बताए कि इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, इसने ऐसा एडमिशन किया है, और उसको ही साबित करने का भार होगा। मात्र उसके कहने से कोर्ट मान नहीं लेगी कि इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसको साबित करना होगा हमेशा विरोधी पक्षकार को। और साबित कहां करेगा? सबूत का भार वाले चैप्टर में आप जाओगे तो देखोगे बीएसए की धारा 106 में एडमिशन के संबंध में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाद के
कोई भी पक्षकार यह कहता है कि विरोधी पक्षकार ने कोई एडमिशन किया है, तो फिर उस पक्षकार को साबित करना होगा कि विरोधी पक्षकार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो ये एडमिशन है। अब आप जब धारा 17 और 18 पढ़ोगे, इसमें भी ये तो कहीं ना कहीं हितबद्ध व्यक्ति हैं, बाद के पक्षकार, अभिकर्ता, पूर्विक हित, संयुक्त हित, ये कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी में, उस विषय वस्तु में क्या है, हितबद्ध हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति हैं जो हितबद्ध नहीं हैं, वह भी अगर एडमिशन करते हैं, जैसे धारा पर व्यक्ति के द्वारा, अब आ रहा है कि पर व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति, पर व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति। पर व्यक्ति के द्वारा तो दो तरीके से बताया, प्रतिनिहित व्यक्ति, निहित व्यक्ति, और दूसरा मध्यस्थ व्यक्ति, यानी जिसे बाद के पक्षकार ने अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से स्वीकृत करने के लिए क्या किया हो, निर्देश दिया हो, रेफर किया हो। यह कई बार पीटी में पूछा गया है कि रेफर होना चाहिए, कैसे, बाद के पक्षकार के अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से। तो प्रतिनिहित यानी डेलीगेट पावर जो है, डेलीगेट कर दिया है बाद के पक्षकार ने, और इसने कोई ऐसा स्टेटमेंट उसके खिलाफ, जिसको डेलीगेट किया गया है पावर, और उसके खिलाफ कोई पर व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, तो वह क्या होगा, बाद के पक्षकारों के खिलाफ एडमिशन माना जाएगा। जैसे इसके संबंध में धारा 17 में बताया गया है, और यह धारा 18 में बताया गया है। धारा 18 में, धारा 17 में कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बाद का पक्षकार नहीं है, लेकिन उसके एडमिशन से क्या है, बाद के पक्षकारों का अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, ऐसा पर व्यक्ति भी स्वीकृति कर सकता है, और वह स्वीकृति बाद के पक्षकारों के विरुद्ध साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए इसका जो है देखेंगे, अगर उदाहरण के लिए, अगर ए और बी, ए ऋणदाता है, ए ने ऋणदाता है, ऋण दिया है, और बी ऋणी है। ए ने बी को 5,000 रुपए ऋण दिए, ए ने बी को 5,000 रुपए ऋण दिया, बी इसका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो ए इस अधिकार को सी को ट्रांसफर कर देता है, क्या, कि तुम बी से हमारा ऋण वसूल करो। अब ये ध्यान से समझना, यानी अब जो है इसने अपने अधिकार को क्या किया, डेलीगेट कर दिया, प्रतिनिहित कर दिया, प्रत्यायोजित कर दिया अपने अधिकार को। ऐसा कर सकता है, ऐसा आप जानते हो अनियोज्य दावे का अंतरण भी हो सकता है, यह अनियोज्य दावा है, ऐसा कर सकता है, एक्शनेबल क्लेम। तो अगर उसने अपने अधिकार का अंतरण कर दिया कि क्या, किस बात का, कि तुम बी से मेरा ऋण लो। अब बी जो है बी से ऋण वसूल नहीं करता, यानी बी से ऋण वसूल नहीं करता। जब ऋण वसूल नहीं किया तो इनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह क्या होगा, ब्रीच होगा, कॉन्ट्रैक्ट भंग होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट भंग करने के लिए ए ने सी के ऊपर मुकदमा दाखिल किया कि भाई मैंने अपना अधिकार डेलीगेट किया था और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप बी से ऋण लोगे, हमारा जो ऋण बाकी है, और इसने ऋण वसूल नहीं किया। अब अगर सी कहता है कि ए का कोई ऋण नहीं है बी के प्रति, यानी सी कह रहा है, ये बात दाखिल किया और सी कह रहा है उसमें कि हम क्या ऋण वसूल करें, बी ए का ऋणी है ही नहीं, तो किस बात का ऋण, किस बात के लिए वाद। अगर बी जो है यह कहता है किसी से, किससे, डी से, कि मैं ए का ऋणी हूं, मैं ए का ऋणी हूं, अब मैं ए का ऋणी हूं। अब देखो यहां सी कह रहा है कि बी ए का ऋण है ही नहीं, ये विवादक तथ्य हो गया है, कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ है, ए ने सी के खिलाफ कर दिया कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, करार किया था, उसको ब्रीच किया, और सी कह रहा है कि बी ए का ऋणी है ही नहीं। तो अगर बी
डी से अगर स्टेटमेंट देता है और कहता है कि मैं ए का ऋणी हूं, तो यह क्या होगा, इसके खिलाफ इसका एडमिशन साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा। इसी को कहते हैं प्रतिनिहित व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिहित एडमिशन। प्रतिनिहित एडमिशन, प्रतिनिहित के खिलाफ क्या होगा, वह एडमिशन माना जाएगा। और अब इस वाद और कार्रवाइयों में कौन साबित करेगा कि किसके खिलाफ साबित होगा इसका स्टेटमेंट कि मैं ए का ऋणी हूं। अब यह साबित करेगा इसके खिलाफ जो यह कह रहा है कि बी ए का ऋणी नहीं है, और इसको सबूत का भार वही धारा 106 के तहत इसका भार होगा कि अब यह साबित करे कि बी ने डी से ऐसा एडमिशन किया था। तो यह जो है प्रतिनिहित व्यक्ति के द्वारा किया गया एडमिशन होगा और बाद के पक्षकारों के विरुद्ध भी साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा। धारा 18 कह रहा है कि मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा किया गया एडमिशन, मध्यस्थ व्यक्ति यानी जिसको हम रेफर कर रहे हैं, बाद के पक्षकारों ने रेफर किया। जैसे ए और बी के बीच मान लो कि किसी घोड़े को बेचने का करार है, घोड़े को बेचना, घोड़ा क्रय यानी विक्रय किया है ए बी को, और बी कह रहा है कि घोड़ा कैसा है, घोड़ा सही है कि नहीं है, और ए कहता है कि इस घोड़े के बारे में जो कुछ भी जानना है तुम सी से जान सकते हो। अब ए ने इसको रेफर कर दिया सी को, सी से जान सकते हैं, सी सब कुछ जानता है इस घोड़े के बारे में। अगर अब सी कोई भी एडमिशन करता है जो इसके हित के विरुद्ध है तो भी यह क्या होगा, अब बी इनके खिलाफ यूज कर लेगा। इसी को कहते हैं मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा, जिसे अभिव्यक्त बाद के पक्षकार ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से क्या किया है, निर्देश दिया है, रेफर किया है। तो ये एडमिशन होता है। इस तरीके से एडमिशन यानी एडमिशन अगर केवल ये समझ रहे हैं कि एडमिशन केवल बाद के पक्षकार ही करेंगे अपने हित के विरुद्ध, तो ऐसा नहीं है। एडमिशन का स्कोप ब्रॉड है, स्कोप ज्यादा है। क्या, किस बात में, कि कोई कथन कौन कर सकता है। तो इस प्रकार कथन बाद के पक्षकारों के अलावा भी पर व्यक्ति के द्वारा, रेफरर व्यक्ति के द्वारा, जिसे एडमिशन करने के लिए रेफर कर रहा है बाद का पक्षकार, वह भी करता है, तो वह भी स्टेटमेंट जो एडमिशन के समतुल्य है, तो वह बाद के पक्षकार के विरुद्ध क्या होगा, ग्राह्य होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा, ग्राह्य होगा। ये तो एडमिशन हमने देख लिया कि एडमिशन है क्या, एडमिशन कितने तरीके से हो सकता है, एडमिशन को क्यों ग्राह्य किया जाता है, एडमिशन कौन कौन कर सकता है। अब ये आता है कि एडमिशन के प्रकार क्या हैं, एडमिशन कितने प्रकार से हो सकता है। स्वीकृति के प्रकार, तो स्वीकृति 4 प्रकार से हो सकती है। एक होती है न्यायिक स्वीकृति, जुडिशियल एडमिशन, एक होती है गैर न्यायिक, न्यायिकेतर, गैर न्यायिक, एक्स्ट्रा जुडिशियल स्वीकृति, और एक होता है आचरण के द्वारा स्वीकृति, और एक होता है मौन स्वीकृति। मौन रह के भी हम स्वीकृति कर सकते हैं। तो न्यायिक स्वीकृति क्या है, जुडिशियल एडमिशन क्या है, तो कहा कि जुडिशियल एडमिशन जो कोर्ट में किया जाए। ध्यान से समझना, एडमिशन जो कोर्ट के दौरान, कार्रवाई के दौरान हो, जो कार्रवाई के दौरान हो, जो एडमिशन कार्रवाई के दौरान होगा वह एडमिशन क्या होगा, न्यायिक होगा। अब कार्रवाई के दौरान कहां होगा, तो आपको हम सीपीसी में जाना पड़ेगा, सीपीसी के ऑर्डर 6, 7 और 8 के थ्रू। सीपीसी में ही ऑर्डर 12 में जाना पड़ेगा, आदेश 12। सीपीसी में ऑर्डर 10 में जाना पड़ेगा, और सीपीसी में ही नोटिस के संबंध में अगर कोई नोटिस कोर्ट जारी कर रही है तो नोटिस का उत्तर आप दे रहे हो, तो वह भी क्या होगा, एडमिशन होगा। यानी अगर आप बाद पत्र में कोई कथन स्वीकार किया, लिखित कथन में स्वीकार किया, पक्षकारों की परीक्षा में स्वीकार किया, अगर कोर्ट परीक्षा कर रहा है और उस परीक्षा में आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो आपके हित के विरुद्ध है, तो वह न्यायिक स्वीकृति हो जाएगी। और इसमें अगर इस स्वीकृति के संबंध में अगर आपने तथ्यों को स्वीकार कर लिया,
ऑर्डर 12 के थ्रू, और अगर आपने नोटिस के उत्तर में कोई कथन किया, नोटिस के उत्तर में अगर आपने कोई कथन किया, तो वह कथन अगर आपके हित के विरुद्ध हो गया तो वह भी क्या होगा, एडमिशन होगा। कोई ज्वाइंडर आप दाखिल कर रहे हैं, उसमें आपने कोई कथन कर दिया तो वह स्टेटमेंट आपके खिलाफ होगा। तो ये क्या हो गया, सिविल मामलों में स्वीकृति जो न्यायिक कार्रवाइयों के दौरान की जा रही है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर इसने आपने न्यायिक कार्रवाइयों के दौरान आपने कोई स्टेटमेंट दिया या लिखा तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यह न्यायालय मान लेगी कि यह एडमिशन आपने किया है, अब इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह धारा जब आप देखोगे कि धारा पहले जो धारा 58 थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 58 के तहत कि अगर आपने स्वीकृत एक बार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उस दशा में अब यह धारा 53 हो गई है, बीएसए की धारा 53 हो गई है कि अगर आपने न्यायिक कार्रवाइयों के दौरान कोई कथन स्वीकार कर लिया इनके माध्यम से, तो फिर उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। बाद के पक्षकार उसको मान ले, न्यायालय ये मान लेगा कि यह सही है। और मानेगा कहां, तो इसके संबंध में बीएसए की धारा 79 उपधारणा के संबंध में बताती है कि अगर कार्रवाइयों के दौरान कोई न्यायालय या कोई प्राधिकारी उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उसको एक बार सुन लेता है, तो यह माना जाएगा कि वह असली है और उस पर उसे उपधारणा की जाएगी कि यह असली होने की उपधारणा है। तो इस तरीके प्रोविजन आप न्यायिक स्वीकृति में देखोगे। गैर न्यायिक स्वीकृति जो धारा 53 यानी धारा 53 जो बीएसए की है, इसके अलावा यानी इन परिस्थितियों के अलावा न्यायालय के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वह क्या होगा, गैर न्यायिक होगी, एक्स्ट्रा न्यायिक जुडिशियल होगा। और एक्स्ट्रा न्यायिक जुडिशियल को साबित करने की आवश्यकता है, यानी न्यायिक एडमिशन को साबित करने की आवश्यकता नहीं है धारा 53 के थ्रू, लेकिन गैर न्यायिक एडमिशन को साबित करने की आवश्यकता है धारा बीएसए की धारा 106 के तहत। यानी यह कौन साबित करेगा, तो विरोधी पक्षकार साबित करेगा कि इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो उसके हित के विरुद्ध है। तो ये गैर न्यायिक एडमिशन है। आचरण के द्वारा भी एडमिशन होता है, आचरण के द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है, यानी बिना बोले आचरण के द्वारा भी एडमिशन हो सकता है। जैसे अगर एक केस आया मेयो बनाम मेयो का, एक केस आया मेयो बनाम मेयो, इस केस में एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम नहीं बताती, बच्चे का एडमिशन कराती है तो वहां भी पिता का नाम नहीं बताती। इसका मतलब क्या, यह इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि बच्चा क्या है, अधर्मज है। तो यह भी कहा गया कि आचरण के द्वारा यह इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है, एडमिशन है। मौन स्वीकृति, अगर आप जहां मौन रहना ही बोलने के समतुल्य हो जाए, जहां मौन रहना ही क्या हो गया, बोलने के समतुल्य हो जाए, समतुल्य हो जाए, तो वहां मौन रहना भी क्या हो जाएगा, वहां मौन रहना भी एडमिशन हो जाएगा। और इसके संबंध में आप देखें धारा 6 का दृष्टांत जी कह रहा है कि मौन रहना भी एक आचरण के तौर पे है, मौन रहना भी स्वीकृति हो सकती है। कब, जब मौन रहना बोलने के समतुल्य हो जाए, जहां आपका दायित्व है बोलना और आप नहीं बोल रहे हो, तो भी यह न्याय लॉ यह मानती है कि आपने मौन रह के ही बोल दिया, तो मौन रहना भी एक एडमिशन का आधार हो सकता है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े होंगे भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के केस में, मौन रहना भी क्या हो सकता है, स्वीकृति हो सकता है। उसी तरीके से मौन रहना भी हमारा यहां एडमिशन हो सकता है। तो ये जब आप दृष्टांत जी देखेंगे धारा 6 का, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि एक मौन रह के भी अपने कथन को वह कर रहा है और वह स्वीकृति हो। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि एडमिशन क्या है, एडमिशन कौन कर सकता है, एडमिशन कितने प्रकार से हो सकता है। अब हम देखेंगे कन्फेशन। कन्फेशन क्या है, जैसा अब एक आया
कि एडमिशन क्या है, एक ब्रॉड सेंस है, एक ब्रॉड स्कोप है, उसका क्षेत्र ब्रॉड है। यानी एडमिशन में कन्फेशन इंक्लूड है, लेकिन कन्फेशन में एडमिशन इंक्लूड है, लेकिन एडमिशन में कन्फेशन इंक्लूड नहीं है। दूसरी चीज कि एडमिशन सिविल और क्रिमिनल मामले दोनों मामलों में हो सकता है, लेकिन कन्फेशन, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ए पर यह आरोप है कि उसने बी को विष देकर मार दिया या हत्या किया है, ये आरोप है। अब ए यदि कहता है कि मैंने विष खरीदा, अब ये क्या होगा, मैंने विष खरीदा, पहली क्वेश्चन मार्क। दूसरा, यदि ए यदि कहता है कि मैंने विष दिया, अब ये स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, अलग अलग हैं। यह स्टेटमेंट अगर कह रहा है कि मैंने, कथन कर रहा है कि मैंने विष खरीदा, आरोप है कि ए ने बी को विष देकर मार दिया। और अगर ए किसी से कह रहा है कि मैंने विष खरीदा, तो यह एडमिशन है, अपने हित के विरुद्ध कह रहा है, किसी तथ्य को जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अनुमानों का इंगित करे, अनुमानों का समर्थन करे। और यहां यदि वह कहता है कि मैंने स्वयं विष दिया, तो यही क्या होगा, कन्फेशन हो जाएगा। अब ये कन्फेशन है, तो कन्फेशन क्या हुआ, कन्फेशन डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्टी है। कन्फेशन क्या हो गया, अगर हम देखें तो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्टी, डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्टी। अगर आप अपराध को डायरेक्ट रूप से स्वीकार कर लेते हो तो वह क्या हो जाएगा, कन्फेशन हो जाएगा। यानी अगर आप कोई ऐसा तथ्य स्वीकार करते हो जो आपको फंसाता हो, जैसे ये कि मैंने ही विष खरीदा, तो वो फंसाने वाला तथ्य कन्फेशन नहीं होगा। कन्फेशन होगा हमेशा कौन, जो आप डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट करते हो। मैंने हत्या किया, मैंने गोली मारी, यह क्या है, एडमिशन है, सॉरी कन्फेशन है। लेकिन अगर आप कहते हो कि जिस बंदूक से गोली मारी गई उसका स्वामी मैं ही हूं, या वह बंदूक मेरे कब्जे में है, तो यह विवादक तथ्य से संबंधित तो है, लेकिन कन्फेशन नहीं है। बात हमारी समझ में आ रही है। अगर ए कह रहा है कि वह विष मेरे कब्जे में है, तो भले ही जिस विष से बी की हत्या हुई वह विष ए के कब्जे में है, अगर ए कहता है, तो यह भले फंसाने वाला तथ्य हो, कितना भी फंसाने वाला तथ्य क्यों ना हो, यह कन्फेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वह कहता है कि मैंने स्वयं ही विष दिया, तो यह क्या हो जाएगा, कन्फेशन होगा। तो कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल मामलों में होगा, एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में होगा। एडमिशन किसी तथ्य को जो सेल्फ हार्मिंग है आप उसको स्वीकार कर लेते हो, तो सिर्फ वह एडमिशन होगा। लेकिन जो डायरेक्ट गिल्टी ऑफ एक्नॉलेजमेंट है उसको आप स्वीकार कर लेते हो, तो वह क्या होगा, वह कन्फेशन होगा। अब ये कन्फेशन को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, न तो इंडियन एविडेंस एक्ट में परिभाषित था और न ही बीएसए में परिभाषित है। यानी अगर हम कन्फेशन की परिभाषा देखें, स्वीकृत की परिभाषा, स्वीकृत किसे कहेंगे, संस्वीकृति। कन्फेशन की जो परिभाषा है, तो इसको ना तो इंडियन एविडेंस एक्ट में परिभाषित किया गया 1872 के, और न ही बीएसए में परिभाषित किया 2023 के, इसमें परिभाषा नहीं दिया गया है। तो अब इसको हम परिभाषा कहां से लाएंगे, तो इसके लिए हमें न्यायालय के जजमेंट को देखना होगा, हमें विभिन्न जो जूरीस हैं उनको देखना होगा कि उन्होंने एडमिशन कन्फेशन को क्या परिभाषित किया। और हम भी यह समझ लिए कि अपने स्टार्टिंग के लेक्चर से कि कन्फेशन एक तरह से एडमिशन ही है, किसी तथ्य को स्वीकार करना ही है, लेकिन किस तथ्य को, जो डायरेक्ट हो, डायरेक्ट अपराध की ओर इंगित करता हो, डायरेक्ट अपराध की बात करता हो, वही कन्फेशन होगा, एडमिशन नहीं होगा। यानी वह जो एडमिशन
व्यक्ति कर रहा है, अगर वह डायरेक्ट अपराध को स्वीकार किया तभी कन्फेशन होगा। लेकिन अगर कुछ इंगित अनुमानों का समर्थन कर रहा है, कुछ ऐसे तथ्यों को स्वीकार कर रहा है जो डायरेक्ट नहीं है, तो वह कन्फेशन नहीं होगा। अब हम कन्फेशन की परिभाषा को देखने के लिए स्टीफेन को देखना होगा। स्टीफेन क्या कह रहे हैं? स्टीफेन महोदय, स्टीफेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बीएसए का जो इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रारूप करता है, इसी ने प्रारूप तैयार किया था 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, इसमें इस पुस्तक में, इसकी पुस्तक का नाम है, ये बुक है, इस पुस्तक में स्टीफेन ने कहा कि एडमिशन यानी कन्फेशन एक ऐसा एडमिशन है, कन्फेशन एक ऐसा एडमिशन है जो किसी व्यक्ति के द्वारा क्या करता है, जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप है, अपने द्वारा क्या कर रहा है, अपराध को प्रकट कर रहा है, कोई ऐसा कथन है, यानी संस्वीकृति, ऐसा स्वीकृति है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिस पर किसी अपराध का आरोप है और वह किसी अपराध को प्रकट रूप से स्वीकार कर रहा है या अनुमान इंगित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वह संस्वीकृति होगा। यानी स्टीफन ने क्या कहा कि कन्फेशन एक ऐसा एडमिशन है, कन्फेशन एक संस्वीकृति, एक ऐसी स्वीकृति है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो उस अपराध को प्रकट करती है या अनुमान इंगित करती है। समझना, इसने बड़ा कंट्रोवर्सी डिफिनीशन दे दिया। अभी हमने यह देख रहे थे कि कन्फेशन क्या है, डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्टी है, डायरेक्ट अगर वो प्रकट करती है कि इसने अपराध किया है, वही क्या है, कन्फेशन है। लेकिन इसने तो अनुमान इंगित को भी कन्फेशन मान लिया, जो अनुमान इंगित तो एडमिशन में हमने देखा। अब इसके परिभाषा को लेकर कोर्ट में काफी समस्याएं उत्पन्न हुई कि कोर्ट किसको कन्फेशन माने, जो डायरेक्ट गिल्टी है, जो डायरेक्ट प्रकट कर रहा है, कि जो अनुमान भी व्यक्त कर रहा है कि मेरे कब्जे में हथियार है या मैंने विष खरीदा, इसको भी हम क्या कन्फेशन मान लें। अब यह समस्या उत्पन्न हुई किसमें, पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के केस में, पलविंदर कौर के केस में यह समस्या उत्पन्न हुई और इसको माननीय पकला नारायण बनाम एम्परर के केस में 1939 का जजमेंट है, लॉर्ड एटकिन थे, तो उसने पलविंदर कौर के केस ने अब इसके पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है और इसमें थे एटकिन महोदय थे। इन्होंने स्टीफेन की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया, स्टीफेन की परिभाषा को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। स्टीफेन के परिभाषा को स्वीकार नहीं किया, क्यों? क्योंकि स्टीफेन ने अनुमान इंगित को भी कन्फेशन मान लिया था, लेकिन पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के केस में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अनुमान इंगित करना, वह कथन जो फंसाने वाला है उसको स्वीकार कर लेना, उसके बारे में कहना कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन है क्या, जो डायरेक्ट किसी अपराध को आप स्वीकार कर ले रहे हो, डायरेक्ट अपराध को स्वीकार कर ले रहे हो, वही कन्फेशन है। अगर आप कोई ऐसा कथन स्वीकार कर रहे हो जो फंसाने वाला है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, केवल फंसाने वाला है, तो वह फिर कन्फेशन नहीं होगा। अब इसी जजमेंट को भारत में पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, यह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पहली बार एडमिशन कन्फेशन को परिभाषित किया। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के केस में क्या इसने पकला नारायण स्वामी के केस का अनुसरण किया सुप्रीम कोर्ट प्रीवी काउंसिल के, और यह कहा कि संस्वीकृति किसी अपराध को स्वीकार करना क्या है, जो प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया जाए किसी अपराध को, तो वह कन्फेशन होगा।
और अगर मिश्रित कथन हो, मिश्रित कथन का मतलब कि अगर कुछ स्टेटमेंट फंसाने वाले हो, कुछ स्टेटमेंट आपको छोड़ने वाले हो, तो वह कन्फेशन के कोट में नहीं आएगा। जैसे पलविंदर कौर के केस का अगर हम देखें फैक्ट, तो पलविंदर कौर पर यह आरोप था कि उसने अपने पति की हत्या की है, इसके ऊपर आरोप था, और हत्या करके पति को एक बोरे में रख के कुएं में फेंक दिया। लेकिन पलविंदर कौर ने स्टेटमेंट दिया क्या, कि हमारे पति क्या थे, एक फोटोग्राफर थे, और वह फोटो के लिए कई केमिकल रखते थे। पति ने गलती से अपनी दवा की शीशी के जगह पे केमिकल की शीशी पी ली, और इससे उन्होंने आत्महत्या कर लिया। यानी गलती से ही किया, यानी स्वयं हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद गलती से केमिकल की शीशी में रखी जो है केमिकल पी ली दवा समझ के, और मैं इतनी डर गई थी कि इस वजह से मैंने उनको एक बोरे में कस के कुएं में डाल दिया। अब पलविंदर कौर के स्टेटमेंट को देखना, पलविंदर कौर ने दो स्टेटमेंट दिए, क्या, कि उन्होंने स्वयं वह दवा समझ के वह केमिकल पिया, दवा समझकर है ना केमिकल किया। दूसरा कि डर के कारण हमने कुएं में 100 को फेंक दिया। अब दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट उसको क्या कर रहा है, रिलीव कर रहा है कि उसका कोई नहीं है, आत्महत्या स्वयं किया है उसका पति, और एक स्टेटमेंट है जो उसको फंसाने वाला है। लेकिन यह जो सिर्फ डर के मारे उसने ऐसा किया, तो यह जो अपराध है वह साक्ष्य के साथ साथ छेड़छाड़ करने के लिए हो सकता है, 201 आईपीसी के तहत दंडित हो सकती है, लेकिन वह 302 के लिए दंडित नहीं होगी। अब ये इस स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं था जो यह पता करे कि इसका आशय था मारने का, यह मारी, इसलिए यह कन्फेशन की कोर्ट में नहीं आएगा। और कन्फेशन के आधार पर, क्योंकि दो स्टेटमेंट इसने दिया, और कन्फेशन क्या है, डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्टी है, यह मिश्रित कथन दिया, और मिश्रित कथन जो मिक्स है, जो कुछ बचाने वाला है और कुछ छुड़ाने वाला है, तो वह कन्फेशन नहीं हो सकता। तो कन्फेशन हमेशा क्या होगा, स्वीकार करने वाला, डायरेक्ट अपराध को स्वीकार करने वाला। ये तो पलविंदर कौर का हो गया, लेकिन क्या अब इस स्टेटमेंट का कोई महत्व तो नहीं रहा? अब यह कोर्ट में विवाद गया, इसके लिए नहीं, अगर कोई अभियुक्त ऐसा मिश्रित कथन करता है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे, उसके कथन पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तब केस आया जिसमें न्यायालय ने इंग्लिश लॉ का अनुसरण किया और इंग्लिश लॉ के तहत यह बताया कि अगर कोई व्यक्ति मिश्रित कथन करता है तो न्यायालय उसको क्या करेगा, न्यायालय यह देखेगा कि कौन से कथन स्वीकार करने योग्य हैं और कौन से कथन उसको अस्वीकार करने योग्य हैं। हम टोटल कथन को अस्वीकार नहीं कर सकते। अब न्यायालय इन कथनों में जो कथन फंसाने वाले हैं उनको, अगर उसके साक्ष्य मौजूद हैं तो हम इसके आधार पर, इस कथन के आधार पर हम इसको सजा करेंगे। और इंग्लैंड में आर बनाम मैकग्रेगर और आर बनाम स्टोरी के वाद में ऐसा हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह बताया था कि अगर कोई ऐसा संस्वीकृति आ रही है जो मिश्रित है, जिसमें से कुछ तथ्य फंसाने वाले हैं, कुछ तथ्य उसे दोष मुक्त करने वाले हैं या कम दंड से दंडित करने वाले हैं, तो भी हम उसे स्वीकार करेंगे और अन्य साक्ष्य की हम मांग करेंगे। अन्य साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाएगा और अन्य साक्ष्य की भी मांग करेंगे। इसी जजमेंट को, आर बनाम मैकग्रेगर को, आर बनाम स्टोरी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत झा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में अप्लाई किया। निशिकांत झा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, बस आखिरी केस है, निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में
अभियुक्त पर आरोप था कि उसने ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अपने मित्र की हत्या की और वह अभियुक्त अपने कपड़े को, अपने हाथ को एक नदी में धुलते हुए देखा गया और गांव वालों ने उसको पकड़ लिया। गांव वालों से उसने कहा, दो स्टेटमेंट दिया, क्या कि यात्रा के दौरान दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो गई जिसमें मैं छुड़ाने के लिए गया और तब उनका ब्लड मेरे ऊपर लगा। दूसरा कि एक जानवर लूटने वाला बच्चे ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया जिसके वजह से कुछ खून के धब्बे मेरे कपड़े और हाथ पे लगे। अब इसमें स्टेटमेंट देखो, कोई ऐसा नहीं है कि उसको कन्फेशन के तौर पे रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई ऐसा कथन भी है जो फंसाने वाला या मिश्रित है तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे और कंसीडर करके हम अन्य साक्ष्य अगर मिलते हैं तो उसके आधार पे दंड देंगे। तो यह कन्फेशन और एक एडमिशन हुआ। एडमिशन हमने समझा। अब हम ये देखेंगे कि कौन से एडमिशन रिलेवेंट हैं और कौन से कन्फेशन रिलेवेंट हैं और कौन से कन्फेशन इररिलेवेंट हैं। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें हम अब डायरेक्ट में धारा 24, 25, 26 में कन्फेशन तो है लेकिन सारे कन्फेशन रिलेवेंट नहीं है, कुछ इररिलेवेंट है। इसको हम देखेंगे कि कब कोई कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाता है और उसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।